कक्षा 12 की भूगोल का जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो 22 जून को है टाइम टेबल के हिसाब से। तो उसमें क्या है कि अपन ने जो जनसंख्या वाला पोर्शन किया है और जो भारत की जनसंख्या का जो पोर्शन है वो पोर्शन मिला के लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और उसके साथ में छठा जो चैप्टर है अधिवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे और 2 नंबर के मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपन 5वां चैप्टर नहीं करके पहले छठा चैप्टर करेंगे और उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। और आगे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे जनसंख्या वाला जो पोर्शन है विश्व और भारत का दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे ही व्यवसाय जो है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं छठा, 7वां, 8वां, या भारत के संदर्भ में देखें तो अपन 18वां, 19वां या 17वां, 18वां, ध्यान नहीं है मुझे, वो जो चैप्टर आते हैं तो उसमें कृषि, उद्योग, व्यवसायों के प्रकार, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। और अगर उसमें परिवहन के चैप्टर अगर जोड़ दिए जाएं और 10वां और 20वां चैप्टर, तो वो जो टोटल जो चैप्टर हैं वो लगभग 15 नंबर के चैप्टर आपके बनते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपन पहले करेंगे। तो सबसे अब इसी क्रम में अपन आज शुरू करेंगे छठा चैप्टर इकाई फर्स्ट का। इकाई फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं अपन अभी। तो इकाई फर्स्ट का जो छठा चैप्टर है वो है विश्व में मानव अधिवास। मानव अधिवास यानी मानव के घर, बस्तियां, गांव या नगर। तो मानव अधिवास में सबसे पहले अपन उसका अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो मानव अधिवास के अर्थ या परिभाषा में अपन कह सकते हैं कि मानव द्वारा पृथ्वी धरातल पर निर्मित आवासों का जो संगठित रूप है या संगठित जो समूह है उनको क्या कहते हैं, अधिवास। अगर अपन ज्योग्राफर के हिसाब से देखें तो एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश। तो इनके अनुसार अगर अपन मानव अधिवास की परिभाषा देखें तो इनका कहना है कि मानव द्वारा स्वयं के निवास और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए या संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित संरचना है उसको क्या कहते हैं, अधिवास। यानी मानव अब खुद की और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जिन संरचनाओं का निर्माण करता है उन्हें क्या कहते हैं, मानव अधिवास। तो ये हो गया विडाल डी ब्लाश के अनुसार। आप ये दोनों लिख सकते हैं, परिभाषा या अर्थ दोनों में काम आएंगे। आगे अगर आपको कहा जाए कि मानव अधिवासों की विशेषताएं बताइए या मानव अधिवास के निर्माण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई या मानव अधिवास निर्माण के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो सबसे पहले विशेषता के अंतर्गत आप बताएंगे कि सबसे पहले मानव जो अधिवास है वो उसको मानव बस्ती भी कहते हैं। आपको से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, तो मानव बस्ती भी पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित अधिवासों का समूह मानव बस्ती कहलाता है। तो मानव, दूसरी जो विशेषता है वो है मानव अपने निवास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु अधिवासों का उपयोग करता है। मानव अधिवास बना क्यों रहा है, तो ये उद्देश्य के अंतर्गत भी आता है। उद्देश्य नंबर 5 आप देख सकते हो कि अब मानव अपने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों की पूर्ति के लिए अधिवासों की रचना करता है या उनका उपयोग करता है। तो सामाजिक कि वो समाज में रहना पसंद करता है मानव। आर्थिक, मानव कुछ कमाना चाहेगा, उससे जो अपने को अर्थ मिलेगा या उससे जो अपने पास संपत्ति आएगी उसको रखने के लिए हमें अधिवासों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम होते हैं मनुष्य समूह में करना चाहता है, समूह में करने के लिए उसे अधिवासों की आवश्यकता होती है। जो भी उसके धार्मिक कार्य हैं या शैक्षणिक कार्य हैं उन सबको करने के लिए मानव को किन की आवश्यकता होती है, अधिवासों की। और तीसरी इसकी विशेषता अगर अपन देखें तो आवास या घर अधिवास की मूलभूत इकाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अधिवास की मूलभूत इकाई क्या है, तो अधिवास की मूलभूत इकाई आप कह सकते हैं आवास या घर। पहले एक घर बनता है, फिर ज़्यादा घर बनेंगे उसके आसपास, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी उन्हीं घरों से एक बस्ती का निर्माण होगा, एक ढाणी का निर्माण होगा, फिर एक गांव बनेगा, फिर एक नगर बनेगा, फिर देश बनता है, फिर विश्व बनता है। तो इस तरह से अधिवास की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, घर या आवास। और लास्ट इसमें आवासों के परस्पर संपर्क के लिए, यानी आवास एक दूसरे से संपर्क कैसे करें, इसके लिए काफ़ी सारे परिवहन माध्यम हैं, जैसे पगडंडियाँ हैं, गलियाँ हैं, सड़क हैं, नहरें हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं। इन सब से अपन एक गांव में, एक शहर में, एक देश में या विदेशों में आपस में संपर्क कर सकते। तो ये आवासों के या अधिवासों के संपर्क के लिए ये
मुख्य परिवन है। और आगे अपन उद्देश्य देखें तो उद्देश्य में भी वही सारी चीज़ें आएंगी कि मनुष्य अधिवासों का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है खुद की और अपनी संपत्ति को रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। जनसंख्या वृद्धि काफ़ी अधिक हो रही है, तो उस जनसंख्या वृद्धि को रहने के लिए आवास चाहिए, उसके लिए अधिवासों का निर्माण आवश्यक है। वातावरणीय कठोरताओं को कम करने के लिए, जो वातावरण की जो कठोरताएं हैं उनको कम करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए मनुष्य को अधिवास या घर की आवश्यकता है। अपनी खाद्य सामग्री और अन्य उपयोगी सामग्रियों के भंडारण के लिए, उनको रखने के लिए आवास की आवश्यकता है। फिर वही आ गया सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यों की पूर्ति के लिए। और लास्ट है पारिवारिक विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी अपने परिवार में एक साथ रहने के लिए और सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए उसको अधिवास की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अधिवासों के प्रकार या प्रतिरूप। तो प्रकार क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है? वैसे देखें तो दोनों एक ही बात है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर किस आधार पर, अगर इनका विभाजन किया जाए कि प्रकार हैं वो किस तरह से बांटे गए हैं और प्रतिरूप किस तरह से बांटे गए, उनका आधार क्या है। तो प्रकार अगर बताए जाते हैं तो उनका विभाजन का आधार होता है मकानों की संख्या, यानी कितने मकान हैं, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उस आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो प्रकार कहलाता है। इसमें अधिवासों का प्रकार लिया गया है और उन मकानों के बीच की दूरी। और जबकि प्रतिरूप जो है, प्रतिरूप है वो बसाव की प्रकृति, उनके आकार, यानी किस आकार के मकान बने हुए हैं, या मकान नहीं सॉरी अधिवास किस आकार का बना हुआ है, वृत्ताकार है, सीधा है, तीर प्रतिरूप है या त्रिज्या आकार में बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरूप। उनका आकार कैसा है। और अगर कारकों की बात की जाए कि किस आधार पर या किन कारकों के आधार पर प्रकार और प्रतिरूप बांटे गए अधिवासों के, तो प्रकार अगर देखे जाए तो वो बांटे गए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, यानी एक समाज के लोग या एक जाति के लोग एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, निवास शुरू कर देते हैं, तो वो प्रकार में शामिल हो जाते हैं। और प्रतिरूप अगर देखे जाए तो प्रतिरूप जो है वो उनमें मुख्य कारण रहता है प्राकृतिक, यानी नदी घाटियाँ हैं या पर्वतों पर हैं, तो ऐसे जो है अधिवास बनते हैं, वो अधिवासों के जो प्रकार बनते हैं उनको प्रतिरूप बोलते हैं, उनको आकार बोलते हैं। और इसके साथ ही उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी शामिल होते हैं। अब अपन बात करें अधिवासों के प्रकार की, तो अधिवासों के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। पहला जो भाग है वो निवास के आधार पर, यानी निवास कैसा है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो पूर्णतः स्थायी रूप से निवासित हैं या अस्थायी रूप से। और कार्यों के आधार पर, यानी जो अधिवास हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो कार्य कौन से कर रहे हैं। तो निवास के आधार पर जो दो भाग बांटे गए हैं वो अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। बच्चों आपसे अगर केवल प्रकार पूछा जाए तो आप इन दोनों को लिखिए, और अगर आपसे कहा जाए कि निवास के आधार पर अधिवासों के प्रकार बताइए तो आप बताएंगे अस्थायी और स्थायी। तो अस्थायी आवास जैसे अपन देख सकते हैं पुरापाषाण काल में जब मनुष्य है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, या फिर अपन कहें कि वर्तमान में जो हमारे जनजातियां हैं, तो जनजातियां क्या है कि भोजन की तलाश में, आखेट की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, तो उनका जो आवास है वो क्या होता है, अस्थायी आवास। और स्थायी आवास जैसे जैसे मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया या पशुपालन शुरू किया, तो वो एक जगह पर उसने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। तब से अपन मान सकते हैं कि स्थायी निवास की शुरुआत हुई। हम जो रह रहे हैं वो हमारा जो अधिवास है वो क्या है, स्थायी अधिवास। और कार्यों के आधार पर अगर अपन देखें तो दो प्रकार हैं, ग्रामीण अधिवास और शहरी या नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास वही जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और जो नगरीय अधिवास है वो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या जो निवास करती है, वो क्या कहलाते हैं, नगरीय अधिवास। तो प्रकार और प्रतिरूप के बाद में अपन शुरू करते हैं प्रकारों में अपन शुरू करते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार। ग्रामीण अधिवास जो कृषि कार्य करते हैं ज़्यादातर, तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार अगर अपन देखें, प्रकार बोल रही हूँ मैं, प्रतिरूप अपन बाद में पढ़ेंगे। तो प्रकार हैं, इसमें 4 प्रकार हैं, सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली अधिवास। तो अपन इन सभी अधिवासों को पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे और इनका वितरण पढ़ेंगे कि विश्व में, भारत में कहाँ कहाँ इस प्रकार के अधिवास हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सघन अधिवास। सघन से नाम से पता चल रहा है कि बहुत अधिक अधिवास जहाँ पे हो या बहुत अधिक समूह बने हुए हों घरों के, तो वो क्या कहलाता है, सघन अधिवास। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे पुंजित, संहत, गुच्छित, संकेंद्रित, संकुलित। किसी भी नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि पूछ लिया जाए कि संकुलित अधिवास की विशेषताएं लिखिए, तो आपको क्या बताना है, सघन अधिवास की विशेषताएं बतानी है। इसमें विशेषताएं अगर अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता इसमें जो घर बने होते हैं वो बहुत ही पास पास बने हुए होते हैं। संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होती है, इसी कारण कोई मनुष्य अधिवास किस जगह पे ज़्यादा बनेंगे कि जहाँ पे हमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
तो संसाधनों की, इस प्रकार के अधिवास में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होती है। धरातल जो होता है वो समतल होता है। बाह्य आंकड़ों से सुरक्षा रहती है, क्योंकि जो घर है वो काफ़ी बड़े समूह में बने हुए थे, तो बाहर से अगर कोई भी आक्रमण होता है तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके उन आक्रमणों से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। इसलिए और सहयोग की भावना सभी लोगों में होती है, और सुख दुख में सहभागिता होती है, क्योंकि सब एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं भावनात्मक रूप से। और ये इसकी विशेषताएं होगी। आगे देखिए अपन इसमें वितरण देखें तो विश्व में जहाँ कहीं भी उपजाऊ मैदान है, नदी घाटियों के जो मैदान हैं उन सभी में, वहाँ पे सभी जगहों पे कैसा अधिवास पाया जाता है? सघन अधिवास। दूसरा अगर अपन पढ़ें तो दूसरा है प्रकीर्णन या एकाकी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकाकी यानी एक एक घर जैसे अलग अलग बहुत दूरियों में बनाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं इसके, कि जो धरातल है वो कठोर धरातल है, तो वहाँ पे जो अधिवास पाया जाएगा वो एकाकी अधिवास पाया जाएगा। या जैसे इसका जो वितरण अपन देखें तो सभी घास के मैदान हैं, या अपन कहें कि एक व्यक्ति का बहुत बड़ा खेत है, वो उस खेत में रहना चाहता है तो वो वहाँ पे जाके अकेला रहेगा। और इसी तरह से अगर अलग अलग व्यक्तियों के वैसे ही बड़े बड़े खेत हैं तो वो सभी लोग खेतों में अलग अलग अपना घर बना के रहेंगे। तो इस तरह का जो अधिवास है वो क्या कहलाएगा? एकाकी अधिवास। तो इसके नाम से पता चल रहा है इसकी विशेषताएं जो हैं वो आवास इसमें बिल्कुल दूर दूर होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति पर एक दूसरे पे निर्भर नहीं होता, ना ही एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, स्वतंत्र होता है, तो सहयोग की भावना निश्चित ही कम पाई जाएगी। और इसमें जो है ज़्यादातर कृषि संलग्न जातियाँ हैं, तो उन जातियों में क्या है कि उच्च नीच की भावना, यानी एक जाति विशेष को अगर बहुत अधिक अर्थ लाभ या धन लाभ होता है, दूसरे को लाभ नहीं होता कृषि कार्यों में, तो वो जो ऊंचा है वो खुद को ऊंचा समझेगा और दूसरे के साथ भेदभाव करेगा। तो भेदभाव की भावना जो है इस प्रकार के अधिवास में आ जाती है। वितरण मैंने बताया दी, सभी घास के मैदान या अपन देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में एकाकी अधिवास पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास मिश्रण इसका सघन और एकाकी का। अब ये मिश्रण किस तरह से होता है? देखो बच्चों कि एक व्यक्ति ने अपना घर बसा लिया, उसमें जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे उसका परिवार बढ़ता है तो वो घर कहाँ बनाएगा? उसके आसपास ही बनाएगा, अपने घर के आसपास ही बनाएगा। तो वो जो अधिवास बना वो न तो एकाकी रहता है न ही सघन बन पाता है, तो वो जो बीच का अधिवास होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रित अधिवास। इसकी जो विशेषताएं वो हैं अर्ध सघन या अर्ध एकाकी अधिवास, सघन और प्रकीर्णन के बीच का अधिवास होता है ये। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण पर्यावरण भी हो सकता है, या और मुख्यतः जो इसका कारण है वो है पारिवारिक कारण। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे एकाकी अधिवास जो है वो बढ़ता जाता है, सघन नहीं बन पाता, तो जो बीच की अवस्था वो होती है मिश्रित अधिवास। इसका एक मुख्य उदाहरण है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि भारत में या कहें कोटा में, भारत में कोटा में मिश्रित अधिवास कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे कोटा की एक तहसील है सांगोद, और सांगोद का एक गांव है खुर्द गांव, वहाँ पे मिश्रित अधिवास पाया जाता है। तो तीन हो गए अपने प्रकार ग्रामीण अधिवास के, सघन, प्रकीर्ण और मिश्रित। सघन जो अधिवास बिल्कुल पास पास बने हुए होते हैं, प्रकीर्णन जो अधिवास बिल्कुल अलग अलग एकाकी रूप में पाए जाते हैं, और मिश्रित में न तो वो सघन बन पाते हैं और न ही वो एकाकी रह पाते हैं। और अब चौथा अपना प्रकार है ग्रामीण अधिवास का, पल्ली या पुराना अधिवास। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें आवास अलग अलग होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं। ये किस आधार पे होता है? ये किस आधार पे? अपन इसको मान ले, जैसे मान लो खनन प्रदेश है, तो खनन प्रदेश में क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग जो व्यवसाय लोगों ने शुरू किया, तो जैसे खनन प्रदेश की अगर अपन बात करें तो एक यहाँ पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन लोगों में अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? एक जाति यहाँ बस गई, एक जाति यहाँ बस गई, एक यहाँ बस गई, तो इस तरह से ये आवास बनता जाता है। पर होता क्या है? वो पूरा एक बस्ती में ही पाया जाता है, यानी एक खनन प्रदेश है या अपन कहें एक पर्वतीय घाटी है, तो उसके आसपास में इस तरह से छोटी छोटी बस्तियां बन जाती हैं, छोटे छोटे अधिवास बन जाते हैं। तो ये जो प्रकार होता है, ये प्रकार क्या कहलाता है? पल्ली या पुराना अधिवास। इसकी विशेषताएं आपने पढ़ी ली, एक ही बस्ती में पाए जाते हैं और अलग अलग भागों में अलग अलग जातियाँ पाई जाती हैं। और इनका जो वितरण है वो है पर्वतीय घाटियाँ और खनन प्रदेश के आसपास जो अधिवास बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं?
पल्ली अधिवास। तो बच्चों अपन ने अधिवास ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कर लिए। अगले वीडियो में अपन ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप पढ़ेंगे।